प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जीएस के कुल 14 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ में आप एलटी ग्रेड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड का भी हमारे चैनल पे जीएस का मॉडल पेपर कराया जा रहा है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये किस अधिवेशन में इन्होंने बोला था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ये सवाल पूछा जाता है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1829 में। अगला सवाल देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने किया था 1 नवंबर 1858 को। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चौथा सवाल है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो महात्मा गांधी। यहाँ पे सही हो जाएगा डी विकल्प। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? तो इनमें जो पहला दिया गया है कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी का है। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक भी दादा भाई नौरोजी हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं, रोमेश चंद्र दत्त हैं। कौन है? रोमेश चंद्र दत्त। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, नचिकेता एवं यम के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन जो मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। सातवां प्रश्न, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला प्रश्न है आपका, मंगोल खां तर्मासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, यहीं पर इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किस व्यक्ति ने, अगला 10वां जो सवाल है आपका, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न में से किनके बीच के रिश्ते को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो वह सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार
ये सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण पूछा गया है, क्या है? लगातार सिंचाई, मानसून वर्षा, वार्षिक बाढ़ या फिर किसानों का मेहनती होना। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्षिक बाढ़। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का जो मुख्य कारण है हर वर्ष आने वाली बाढ़, जिससे जलोढ़ मिट्टी का वहाँ पे जमाव हो जाता है, जिससे वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? वन्य दिया गया, क्षेत्र दिया गया, तो इनमें सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा है। तो पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं, ये गलत है आपका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र में और असम राज्य में ये मिलता है, ना कि मध्य गंगा मैदान में, तो ये तो गलत है। अल्पाइन वन आपका राजस्थान में नहीं मिलेगा। अल्पाइन वन कहाँ मिलता है? तो ये हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। अल्पाइन वन कहाँ मिलेगा आपका? तो ये हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। मैंग्रोव वन मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन, तो ये भी आपका गलत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये आपका तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो यही करेक्ट है, यानी कि सही मिलान डी ऑप्शन है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो वो है रूसी टीम ने पता लगाया था ये, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। और 15वां जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो उनमें आप देखेंगे मानव संसाधन है, सामाजिक संगठन है, कृषि में विक्रय बचत है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो डाउन्स जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान यहाँ पे दिया गया, ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स जो है ये किस तरह का घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स। कहाँ पे मिलता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान, और ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। और जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो सवाना है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो इनमें ऑप्शन आप देखेंगे तो धनात्मक मान हमेशा गतिज ऊर्जा का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें एक सुमेलित है, वो आपको बताना है। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? तो कनाडा में, ये आपका करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंग यहाँ पे जनजाति जापान में नहीं पाया जाता। जापान में जो पाई जाने वाली जनजाति है वो है इनू। ऊंग जनजाति ये आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है ऊंग। लैप्स जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है, कहाँ मिलता है? तो ये स्वीडन, नॉर्वे, इन सभी देशों में, स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वहाँ पे मिलती हैं लैप्स जनजाति, तो ये भी गलत है। गोंड जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, ये भारत में पाई जाने वाली जनजाति है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है गोंड। तो जो सुमेलित है आपका ई ऑप्शन एस्किमो जनजाति, कनाडा। 19वां प्रश्न है, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है कौन सा? तो इनमें आपका अग्र चौवर्णक इनमें नहीं होता है 3 से 4 साल के बच्चे में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इनमें आप देखेंगे लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है इनमें से? थैलमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? ठोस एवं गैस, गैस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव या निर्वात एवं गैस में? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। 23वां सवाल देखते हैं। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय किन संवर्ग में होता है? मत्स्य और उभयचर, उभयचर और सरीसृप, केवल सरीसृप या केवल उभयचर में? तो यहाँ पे उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप में। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ये फ्लक्स के रूप में किया जाता है चूना पत्थर का इस्तेमाल। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो वाष्पीकरण की दर में कमी नमी के कारण आता है, बी ऑप्शन सही है। और निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? तो इनमें पायसी कारक कौन सा है? साबुन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा होता है? तो वह मूलांकुर, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सामान्यतया स्त्रियों की आवाज़ का तारतत्व, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, या पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, या चौथा ऑप्शन है कि उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ का। तो स्त्रियों की आवाज़ का तारतत्व जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये करेंट अफेयर्स का सवाल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। तो ये सेवा क्षेत्र, सर्विस, यहाँ पे सर्विस सेक्टर में मिला है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरल है और कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल है, 11 दिसंबर 2024 को किस व्यक्ति को भारत के रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर जो नियुक्त किया गया है वो संजय मल्होत्रा को, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 18 मई 2025 को दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है ये सऊदी अरब के रियाद में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सऊदी अरब के रियाद में दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में तेल उत्पादक निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में किस देश को शामिल किया गया है? तो ओपेक में जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है वो ब्राज़ील को, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओपेक क्या है? तो ये तेल उत्पादक निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। तो ब्राज़ील को अभी इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं?
तो ये मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा वाद था? तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980। अगला सवाल है आपका कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो देश में सबसे पहले जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था वो केरल राज्य के चुनाव में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे आपराधिक प्रक्रिया ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है, बिजली भी, पुरातात्विक स्थल भी। लेकिन जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। तो यही आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा यही। अगला सवाल है आज का, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये अंतिम सवाल है, पूछा गया है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 12 में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के मॉडल पेपर के कुल महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आप LT ग्रेड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे LT ग्रेड एग्जाम का भी मॉडल पेपर GS का कराया जा रहा है। अब तक करीब 60 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं, तो उसे भी आप लोग परीक्षा से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सभी में कराए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।